हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त बर्र सगीर में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में यौम आज़ादी के जश्न मनाने की तैयारियां हैं और दोनों तरफ अपनी अपनी तैयारियों के साथ साथ अब एक एक नए किस्म की कंट्रोवर्सी भी आई है, जो हम आपको एक खबर की शक्ल में बता चुके हैं कि भारत में 14 अगस्त को एक हॉरर डिवीजन पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाया जा रहा है, जिस पर पाकिस्तान ने ऐतराज किया है और पाकिस्तान ने अपने तरीके से रिएक्शन दिया है कि ये एक तरह से नफरत की सियासत का वो सिलसिला है। लेकिन हम भारत में रहते हुए भी आम तौर पर मुसलमान और दूसरे लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि नफरत की सियासत के इस दौर में हमें उन सभी मुजाहिदीन आजादी को याद करना चाहिए जिनको भुलाए जाने की कोशिश हो रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। इसमें मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी और तहरीक आजादी में उनके जो खिदमात हैं उस पर बात करना बहुत जरूरी है। अब से पहले हमने एक और एपिसोड आपके सामने रखा है, बहुत लोगों ने उसे पसंद किया है। सैयद उबैदुर रहमान साहब से हम आज बात करेंगे, जो 3 अंग्रेजी में किताबें ऑलरेडी उनकी आ चुकी हैं और एक उर्दू में, जिसका सब्जेक्ट जो ओवरऑल थीम है वो यही है कि मुसलमानों का जंग आजादी में, तहरीक आजादी में क्या कुछ रोल रहा है। बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। आप लोग इसको तवज्जो से सुने और जो मुजाहिदीन आजादी थे, मुस्लिम उलमा और दूसरे लोग भी, उनका क्या रोल था, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है कि भुलाने की कोशिश बहुत ज्यादा हो रही है। उबैदुर रहमान साहब की कुछ किताबों के नाम मैं ले लेता हूं। एक किताब है बायोग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स। दूसरी किताब है मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और तीसरी किताब है उलमाज रोल इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट विद फोकस ऑन रेशमी रुमाल तहरीक। और उर्दू में एक किताब है मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी और तहरीक आजादी में उनकी खिदमात। जो अगली आने वाली किताब है उसका नाम है मुस्लिम एम्परर्स, किंग्स एंड देयर एम्पायर्स इन साउथ इंडिया फ्रॉम बेहमानी एम्पायर टू टीपू सुल्तान। तो ये जाने माने लेखक हैं, राइटर हैं। उबैदुर रहमान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने आज फिर वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैं थोड़ा सा एक जानकारी ऐसी लेना चाहता हूं आज आपसे, ताकि लोगों को, कुछ लोगों के, कुछ तहरीक आजादी के जो बड़े नाम है उन वो भी लोगों को समझ में आ जाए, याद आ जाए उनके कंट्रीब्यूशन के साथ, और कुछ और लोगों के भी नामों को कम से कम लोग जाने, पहचाने। मैं सबसे पहले जो आपसे सवाल करना चाहूंगा वो ये कि उन 1857 में जो तहरीक आजादी जो शुरू हुई, उसमें कौन खास मुसलमानों में से कौन बड़े नाम जिनको कहा जा सकता, कौन कौन लोग थे? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, 1857 के बारे में जो जंग आज़ादी शुरू हुई उसमें बहुत से लोग कहते हैं, यानी 3-4 नाम जो है वो बुनियादी तौर पर लिए जाते हैं। उसमें एक नाम है खान बहादुर खान रोहिला का, जो जिन्होंने बरेली में अपराइजिंग की बुनियाद रखी। और वहां से ही जो बरेली से जो फौजी थे वो दिल्ली आए, जो बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर जिन्होंने यहाँ पर दिल्ली में जंग आज़ादी शुरू की। फिर उसके अलावा एक बड़ा नाम है अजीमुल्लाह खान का। अजीमुल्लाह खान के बारे में कहते हैं कि वो जो है बेसिकली इस पूरी जो प्लानिंग थी 1857 की, उसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे। वो नाना साहब के वजीर आजम थे और जंग आज़ादी शुरू होने से पहले एक बार नहीं 2 बार वो बरतानिया का सफर कर चुके थे। क्राइमिया में जो वार चल रही थी ब्रिटेन और दूसरे कंट्रीज के बीच में, उसके बारे में उन्होंने जाके फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली और तब उनको ये अंदाजा हुआ कि बरतानिया को हराया भी जा सकता है। फिर तीसरे जो अहम शख्सियत थी 1857 की, जिनका तस्करा किए बगैर 1857 की तारीख बिल्कुल मुकम्मल ही नहीं हो सकती, वो मौलवी अहमदुल्ला शाह है। बाद लोग
उनको मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबादी भी कहते हैं, बाद लोग उनको मद्रासी भी कहते हैं। उनकी एक रॉबिन हुड टाइप की एक पर्सनालिटी थी, जो यानी आप देखें कि आप अवध में सिर्फ एक जगह नहीं, लखनऊ में जो जंगें हुई, लखनऊ में जो कब्जा हुआ, रेजिडेंसी से अंग्रेजों को भगाया गया, लखनऊ शहर से और पूरे लखनऊ के इलाके से भगाया गया। फिर उसके अलावा उसके फिर जो शाहजहानपुर में के बाद जो जंग हुई, उसके बाद जो दूसरी जगहों पर जंग हुई, उन सारी जंगों में मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो थे वो बहुत यानी बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व रहे थे। बहुत जो अंग्रेज जो जनरल्स थे वो भी बहुत ही ज्यादा इज्जत से लेते हैं। यानी आप एक दुश्मन की दूसरे दुश्मन की तारीफ करते हुए नहीं सुनेंगे कि एक जो है एक तरफ एक अपोनेंट है, दूसरी तरफ दूसरा अपोनेंट है, और इस तरफ जनरल जो है वो जीत गया, वो जीतने के बाद हारे हुए जनरल की तारीफ करे। लेकिन उनकी कई किताबों में बड़े बड़े जनरल थे, विल्सन वगैरह ने बहुत तारीफ की है उनकी। तो खान बहादुर खान रोहिला, फिर हमारे जो मौलवी अहमदुल्ला शाह और अजीम खान जो है, इनके तस्करे के बगैर तारीख बिल्कुल अधूरी रहेगी। लेकिन इसके बाद एक अहम और शख्सियत है जिसका अगर हम तस्करा ना करें तो बहुत ही बदयांती होगी। उसमें अहम नाम जो है वो खुद बहादुर शाह जफर का है, जिनका नाम तस्करा मैंने पहले किया। बहादुर शाह जफर का लोग तस्करा जंग आज़ादी के बैकग्राउंड में नहीं करते। हालांकि अगर आप समझे तो यानी जो ये जो मुगलों की जो पूरी नस्ल थी, आप देखें ये यानी उनके पास चाहे पावर रही हो या ना रही हो, उनसे ज्यादा बहादुरी की तवक्को किसी से नहीं कर सकते। तो 1857 में जब मुगलों की हालत ये थी कि बाज लोग कहते हैं कि वो दिल्ली से पालम तक ही उनकी सल्तनत थी, लेकिन जब उस वक्त भी जो उनका कोर्ट था उसमें आप देखें कि सैकड़ों शायरों की तनख्वाह दी जाती थी, और बहुत ही इंपेरियल यानी बहुत ही यानी बादशाहाना अंदाज से वो उस वक्त भी रहते थे। और बहुत लोग थे जो उनकी खिदमत के लिए यहाँ आर्ट क्राफ्ट और शायरों की और दूसरे जो आर्टिस्ट हैं उनकी वहाँ इज्जत अफजाई की जाती थी, उनकी तरफ से पैसे मिलते। ऐसा नहीं था कि बहादुर शाह जफर कुछ नहीं थे, लेकिन बहादुर शाह जफर ने वो सब दांव पर लगा दिया मुल्क की खातिर। और वो खुद भी आप देखिए एक 80 साल 85 साल का एक बादशाह जिसके आजा और जवारे जो है वो जवाब दे चुके हो तकरीबन, वो खड़ा हो जाए और हिम्मत ना हारे, फिर अपने बच्चों की कुर्बानी दे, अपने जो पूरी जो नस्ल की कुर्बानी दे, और यहाँ से उसको मजबूर कर दिया जाए कि वहां जाकर बिल्कुल गुर्बत की हालत में जंग खत्म हो जाए। तो बहादुर शाह जफर का अगर हम तस्करा ना करें तो बिल्कुल बदयांती होगी। ये 4 फिगर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फिगर्स हो सकते हैं जिनका तस्करा अगर हम किसी लंबी गुफ्तगू होगी तो करेंगे। लेकिन इन 4 फिगर्स के का जो है बुनियादी तौर पर नॉर्थ इंडिया में जो मुस्लिम यानी 1857 की जो फ्रीडम मूवमेंट हुई, और सबसे अहम बात यह कि ये चारों जो थे ये गंगा जमनी तहजीब का जबरदस्त नमूना थे। खान बहादुर खान रोहिला के बारे में जो कहते हैं, जब उनको बरेली पर उन्होंने कब्जा किया, बरेली से लेकर मुरादाबाद तक तकरीबन उनका कब्जा हो गया था, सिर्फ रामपुर पर उनका कब्जा नहीं था। तो उस वक्त खान बहादुर खान रोहेला के नाम से सिक्के भी वहां पर जो उनकी अपनी करेंसी उन्होंने लॉन्च की थी, मैं बताना चाह रहा हूँ कितना सिग्निफिकेंट वो था। और दिल्ली में जो जंग आजादी शुरू हुई तो उसकी फंडिंग भी पूरी उन्होंने वहां से खजाने को बेच कर करवाई थी। मैं बता रहा हूँ कि जब खुद नाना साहब जब जंग हारे अंग्रेजों के खिलाफ, कानपुर में जब शिकस्त हो गई उनको, तो उनको जब पनाह लेनी पड़ी तो वो आए थे वो बरेली आए, क्योंकि बरेली सबसे सिक्योर जगह थी। फिर जो दूसरे और भी मुसलमान और जैसे नजीबाबाद के जो नवाब थे वो हारे तो उनको भी वहां आना पड़ा। फिर हमारे मौलवी अहमदुल्ला शाह खुद जब उनको लखनऊ में से जब क्या नाम है अंग्रेजों का दोबारा कब्जा हो गया 1858 में 1858 में, तो वो फिर उन्होंने आके यहाँ अपना लिया और फिर दोबारा यहाँ से ताकत हासिल करके गए। मौलवी अहमदुल्ला शाह वो खुद भी उनका जो एक बड़ा जो जनरल था अहमदुल्ला शाह का, वो एक हिंदू था। अजीमुल्लाह खान जो थे वो खुद नाना साहब मराठों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो ये पूरा जो हम लोग कहते हैं कि भाई ये मुस्लिम और हिंदू का डिवीजन, ये सब ऐसा कुछ नहीं था उस जमाने में भी। बिल्कुल जो गंगा जमनी तहजीब जो हमारी अब तक जो पहचान है मुल्क की, उस वक्त भी उसकी वो पहचान थी, और हिंदू और मुसलमान मिलकर एक साथ जंग कर रहे थे। यहाँ भी आप दिल्ली में देखें जो मुगल बादशाह जो हमारे बहादुर शाह जफर के साथ जो फौज थी, उसमें से ऐसा नहीं कि सब मुसलमान थे। जो मेरठ से सिपाही आए थे उसमें हिंदू भी थे मुसलमान भी
थे। राजस्थान से जो जाटों की जो वो यानी जो टुकड़ियां आई थी जो फौजियों की, वो मुसलमान नहीं थे, सारे हिंदू थे। तो हम लोग एक साथ में लड़े हैं। हमारा जो फ्यूचर, हमारा पास भी इंटरट्विन्ड था, हमारा इंटरकनेक्टेड था, आपस में मिले हुए थे, और हमारा फ्यूचर भी इंशाल्लाह वैसा ही साथ में रहने पर है। अच्छा, उबैद रहमान साहब, एक दूसरा हिस्सा जो जंग आज़ादी का है, वो 1920 से 1947 का, ये खास तौर पर इसका जिक्र होता है। उसमें उसमें आप किन बड़े नामों को का जिक्र करना चाहेंगे मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी में? देखिए, उसमें तो एक लंबी फहरिस्त है, यानी उसमें तो अगर हम 50 लोगों का तस्करा करें तो शायद तब भी फहरिस्त पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर हम शुरू करते हैं तस्करा, तो अ, सबसे पहले हम जो है वो, अगर हम तस्करा करेंगे तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का तस्करा कर सकते हैं। फिर हम डॉक्टर मुख्तार अंसारी का तस्करा कर सकते हैं, हकीम अजमल खान का तस्करा कर सकते हैं, रेशमी रुमाल तहरीक के बानी जो है उनका तस्करा कर सकते हैं हम, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का तस्करा कर सकते हैं। ये सब आप देखेंगे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में देखें। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे वो वन ऑफ द बिल्कुल इनिशिएटर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट थे। जब उन्होंने बरतानिया से जब वो तालीम हासिल करके आए, तो लोगों ने सोचा कि भाई ये सूटेड बूटेड, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह ना सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला, बल्कि उनसे अच्छी अंग्रेजी लिखने वाला वो शख्स जो है वो कहाँ ऐसा होगा। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को मुल्क के लिए कुर्बान करने के, जब उन्होंने मुल्क की आजादी की राह में अपने आप को लगा दिया, तो वो एक आदमी जो एक मॉडल था, मॉडल इथोस का। आप देखें, वो जब लखनऊ में गांधी जी आए, और गांधी जी जब आए तो वो बहुत ज्यादा मशहूर नहीं थे, 1920s 18 तकरीबन 1920-21 की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस वक्त जो था वो, ये आदमी जो इतना बड़ा आदमी खुद अपने आप में था, जिसको मुसलमानों ने अपना लीडर तस्लीम कर लिया था, वो खड़ा होकर गांधी जी का इंट्रोडक्शन करा रहा है। गांधी जी के सर पर वो छतरी लगा के खड़े हुए, ताकि जैसे उनके दिल में गांधी की इज्जत है, वैसे ही आम मुसलमानों के दिलों में भी गांधी जी की इज्जत हो। तो यानी उन्होंने अपने आप को कौम के लिए तज दिया। वो आदमी इतना जबरदस्त, उनका जो कॉमरेड अखबार है, लोग कहते हैं, बल्कि हिस्टोरिकली इट्स अ प्रूवन फैक्ट, कि जो वायसराय की वाइफ थी, वो इंतजार करती थी कि उनका कब एडिटोरियल आए, वो उसको पढ़े। और जब कभी उनका अखबार लेट होता था तो वो फोन करके मालूम करती थी। तो मामूली चीज नहीं थे। आप मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बात करें, जबरदस्त आदमी, क्या शख्सियत थी हिंदुस्तान की तारीख में। अभी भी ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। और एक बार नहीं, वो कई उनकी क्या नाम है, तकरीबन 6-7 साल तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो आप देखें, अगर हम मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बात करें, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी जो किताब हमारे खातिर लिखी है, वो जेल में रहकर लिखी है, और एक जखीम किताब है। आप देखें, यानी तकरीबन 10-12 साल से ज्यादा का अरसा उन्होंने जेल में गुजारा, चाहे वो। और फिर एक अहम बात यह है कि मौलाना आजाद ने, लोग कहते हैं कि मौलाना, हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलाना आजाद ने गलती की, कि वो जो है कांग्रेस के साथ क्यों रह गए। लेकिन मौलाना आजाद को फर्स्ट हैंड अंदाजा था कि हिंदुओं और मुसलमानों की किस्मत जो है वो इंटरकनेक्टेड है। आप एक से दूसरे को निकाल दें तो मुल्क खत्म हो जाएगा। और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क की आजादी में अगर हिंदू और मुसलमान, दूसरी कम्युनिटी साथ में शामिल नहीं होती, तो उस वक्त भी पॉसिबल नहीं था, और मुल्क की तरक्की अभी भी पॉसिबल नहीं है अगर आप इन दोनों के फ्यूचर को और प्रेजेंट को डिस्कनेक्ट कर दें। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पहले कोशिश की थी। देखिए, जो एक जमाने में यहाँ से सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं, बल्कि और भी वो थे, तकरीबन 1910 से 12 के दरमियान एक हिजरत मूवमेंट शुरू हुई थी। तो ये था कि हिंदुस्तान में जो है वो सही से लोग नहीं रह पा रहे हैं, यहाँ से अफगानिस्तान हिजरत कर गए। तो तकरीबन 12-15 हज़ार लोग हिंदुस्तान से, मैं तो कम बता रहा हूँ, जो हमारा अवर पार्ट ऑफ इंडिया जो है, यानी जैसे राजस्थान है, पंजाब है, वहां से तकरीबन 15 हज़ार के करीब लोग गए थे, हिजरत करके चले गए वहां, काबुल। उसी तरह जो हमारा, जो अभी पाकिस्तान का जो हिस्सा, जो पहले उस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा था, वो, उसमें से बहुत सारे लोग जो है वो भी अफगानिस्तान हिजरत कर गए। लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि वो गलत था, तो लोग वापस आ गए।
फिर उसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो पठानों की जो अपराइजिंग चल रही थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हमेशा उसको सपोर्ट किया। फिर जो रेशमी रुमाल की तहरीक थी, उसमें भी बुनियादी तौर पर जो जो फंडिंग वगैरह का था, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया। तो आप देखें, मौलाना अबुल कलाम आजाद का अगर आप रोल करें तो 1947 में जो आजादी इवेंचुअली नसीब हुई मुल्क को, और जहां से उसकी इब्तिदा हुई थी 1915 से इब्तिदा हुई, और 1947 से बिल्कुल बुनियादी तौर पर वो शामिल रहे शुरू से लेकर आखिर तक। और जब मुल्क आजाद हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो है वो मुल्क का वजीर तालीम बनाया गया। हालांकि लोग तो समझ रहे थे कि वो वजीर आजम बनने के लायक है, और हो सकता है बना भी दिया जाता है अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते। लेकिन चूंकि उस वक्त जो है वो खास तरह के हालात हुए, तो उसमें वो नहीं हो सके। फिर अगर हम डॉक्टर मुख्तार अंसारी को भूल जाएं, डॉक्टर मुख्तार अंसारी आप ये देखें, ये जितने लोग थे, चाहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, मुख्तार अंसारी हो, अबुल कलाम आजाद हो, ये चाहते तो अपना एक फ्यूचर जो है वो जबरदस्त बना सकते थे। लेकिन ये लोग 10 बीस साल जेलों में रहे। मुख्तार अंसारी खुद हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिजिशियंस में से एक थे। इन्होंने पहले यहाँ से एमबीबीएस किया जाकर लंदन में, फिर एमएस किया और एमडी किया। आप देखें उस जमाने में एमएस, एमडी, एमबीबीएस तीनों किया उन्होंने। और ये पहले डॉक्टर थे जिनको यानी लंदन के हॉस्पिटल में एक सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर अपॉइंट किया गया। लेकिन वो रुके नहीं, वो वापस आ गए हिंदुस्तान। हिंदुस्तान आके इन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू की। और जब उनका जहाँ पर पुरानी दिल्ली में, यानी पहले फतेहपुरी मस्जिद के पास उन्होंने अपना क्लिनिक शुरू किया था, तो वो जो है वो फ्रीडम मूवमेंट का एक सेंटर बन गया। गांधी जी आते तो वहीं ठहरते, दूसरे लीडर्स आते तो वहीं ठहरते, मोतीलाल नेहरू आते तो वहीं ठहरते। तो कांग्रेस के जो वो कांग्रेस के उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया उन्होंने। फिर आप देखें जितनी भी मूवमेंट्स रही कांग्रेस की, उसमें बुनियादी तौर पर वो बहुत ही फोर्सफुल, ना सिर्फ ये कि खुद शरीक रहे, बल्कि उसकी फंडिंग में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। फिर हकीम अजमल खान को आप देख, हकीम अजमल खान का आप तस्करा नहीं करेंगे तो तहरीक आजादी जो है उसकी कहानी खत्म, यानी कंप्लीट नहीं होती। हकीम अजमल खान जो थे वो, यानी आप कांग्रेस का प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट किया गया जामिया मिलिया के, जो अब तो हम जामिया मिलिया कह सकते हैं, बाज लोग कहते हैं कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। इट वाज नेवर अ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये जो था, ये मुल्क की आजादी के लिए जो मूवमेंट चल रही थी उसकी सबसे बड़ी दलील थी। क्योंकि अलीगढ़ जो थी वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, लेकिन वो गवर्नमेंट फंडेड थी, गवर्नमेंट सपोर्टेड थी। सैयद सैयद का गवर्नमेंट से जो है वो यानी कुर्बत कोई किसी यानी छुपी हुई चीज नहीं है। तो ये हुआ कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से अलग हो, और वो मुल्क की जो तहरीक आजादी है उसका एक सिंबल हो। उस वक्त जामिया मिलिया को बनाया गया, और जामिया मिलिया खत्म हो जाता अगर गांधी जी का सपोर्ट ना होता, अगर उसमें हकीम अजमल खान का सपोर्ट ना होता। हकीम अजमल खान जो है उसके मेन फंडर है। अपनी एक किताब में बल्कि अपने एक मजमून में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो जामिया के शेखुल जामिया थे, और बहुत दिनों तक उन्होंने, यानी जब से वो जर्मनी से पढ़ के आए तो जामिया को का उनको शेखुल जामिया बना, उनको वाइस चांसलर बना दिया गया था। तो वो बताते हैं कि कैसे जब भी उनको जरूरत होती थी फंड की, तो फंड के लिए कहाँ जाते थे, तो कहीं जाते ही नहीं थे। वो उनको हकीम अजमल खान के पास जाते थे, और दोनों मिलकर फिर कैसे कोशिश करते कैसे फंड रेज करें, और अगर रेज नहीं हो पाता तो हकीम अजमल खान खुद दे दिया करते। तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो भी तहरीक आजादी का एक ऐसा सिंबल है जिस जिससे जिस जिसकी यानी जिससे हमारी मुकम्मल तौर पर हमारी यादें आजादी की जुड़ी हुई हैं। ये वो तो उबैदुर रहमान साहब देखिए, ये इतने अहम कंट्रीब्यूशंस और उनकी खिदमात हैं। इसमें जाहिर है कि ये कोशिशें अपनी जगह हो रही हैं उन्हें उनके नामों को भुलाने की। अब सवाल एक ये है कि नई नस्लों को इन नामों को किस तरह से जिंदा रखना चाहिए। क्या कुछ है हो जिसमें ये नाम बाकी भी रहें और इनसे इंस्पायर होकर के मुल्क के लिए कुछ और यानी कंट्रीब्यूट करने की हालत में हो। हालांकि जो मौजूदा हालात हैं उसमें तो बहुत ही गैर यकीनी हालत में लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कि नई नस्लों को
खासतौर पे मुसलमानों को, और दुनिया मुल्क के दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं उन्हें भी इनके बारे में जानकारी हासिल क्यों करनी चाहिए और क्या कुछ इनसे सीखना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, सीखने की बात पर मैं पहले कहूँगा कि इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं मुल्क के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो वन टाइम था, वो पैशंस था। वो जेल गए, ये आप देखें अबुल कलाम आज़ाद का एक बड़ा अरसा जो है वो जेल में गुज़रा। जवाहर मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब वो जेल में थे तो उनकी एक बेटी का इंतकाल हुआ, उसके इंतकाल में नहीं जा सके। रामपुर जो था उस वक़्त नवाब ऑफ रामपुर जो थे वो अंग्रेज़ों से करीब थे। उन्होंने रामपुर में उनका दाखिला मना कर दिया। उनके नवासे का इंतकाल हुआ तो नहीं जा पाए। इनकी जेल में मुस्तकिल रहे तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई। अपनी एक छोटी बेटी का वो इलाज नहीं कर पाए। मैं ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि आप एक मौका आया और आपने लगा कि आपने मुल्क के लिए कुर्बानी दे दी। ये एक प्रोसेस है। हमने जो कुर्बानी दी है उस जमाने में हमारे जो फोरफादर्स ने, हमारे जो लीडर्स ने, हमारे हीरोज ने, हमारे अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि अगर मौका हुआ तो हम भी उन्हीं कुर्बानी को देने को तैयार हैं। मुल्क के लिए हम खून पसीना बहाने को तैयार हैं। और दूसरी बात जो ये जो पहला जो आपका हिस्सा था वो ये कि हम कैसे सेलिब्रेट करें। देखिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थी कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। ऐसी शख्सियत जो है वो सदियों में पैदा होती, लेकिन हम में से किसी को पता भी नहीं कि उनका बर्थडे कब है, यौम वफात उनकी डेथ एनिवर्सरी कब होती है, डॉक्टर मुख्तार अंसारी कब पैदा हुए, कब उनका इंतकाल हुआ। तो मैं कहता रहा हूँ अपनी लीडरशिप को भी, कम्युनिटी की लीडरशिप को, जो हमारे एनजीओज हैं, और मैं इंटरव्यूज में भी कहता रहा हूँ कि हमें कम से कम कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जिसमें हम उनकी तारीख पैदाइश को, हम उनके बर्थडेज को एज ए सेलिब्रेशन, एज ए सेलिब्रेट, यानी हम उसको फंक्शंस करें, बच्चों को हम उसको स्कॉलरशिप दें, बच्चों को हम प्राइजेस दें, उनके ऊपर हम आर्टिकल्स लिखाएं, वो लिखवाएं, किताबें लिखवाएं, सिंपोजियम करें, हम प्रोग्राम करें। अब देखिए, अबुल कलाम आजाद साहब का पहले हम लोग नाम सुनते थे, एक जमाने में खूब उनका तस्करा आता था, उनकी पैदाइश के मौके पर प्रोग्राम भी हुआ करते थे। और मुझे याद है कि एक ज़माने में बचपन में मैंने भी उनकी जो पैदाइश पर एक सेकंड प्राइज किसी ऐसे राइटिंग कंपटीशन में जीता था। तो क्या हम उसको जारी नहीं कर सकते? उनकी याद को ताज़ा रखना सबसे अहम चीज़ ये कि उनको हम कैसे वो करें। तो एक माइलस्टोन्स हैं उनकी लाइफ के, उनको हम अगर हम क्या नाम है अपने शेड्यूल और अपने कैलेंडर में शामिल कर लेंगे, तो जो मुझे उम्मीद है कि हम भी याद रखेंगे, हमारी यंगर जनरेशन भी याद रखेगी, और चूँकि उसका तज़किरा आता रहेगा तो आम लोग भी उसमें शामिल होंगे और उसको याद रखें। मैं जानता हूँ कि हमारे बहुत से जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख फ्रेंड्स हैं, वो उनकी लाइफ्स में, उनकी लाइफ्स को सेलिब्रेट करने में इंटरेस्टेड हैं। मेरी किताबें वो सब मुसलमान नहीं खरीदते, सब मुसलमान नहीं पढ़ते, स्पॉन्सर भी करते हैं लाइब्रेरी के लिए। तो क्या उनके अंदर भी जज्बा है? जैसे हमारे अंदर दूसरों के लिए जज्बा है, वैसे उनका उनके दिल में भी जज्बा है। तो हम इस चीज को एक साथ एक स्टेज पर कैसे खड़े होकर सेलिब्रेट कर सकें इन वाकई को, इन ओकेजन्स को, ये सोचने की बात है। और ऐसा एक मैकेनिज्म डिवाइस करने की जरूरत है कि जिसमें हम इसको रेगुलरली कर सकें, ताकि दूसरे कुछ भी कोशिश कर सके, ये हमारे शेड्यूल में शामिल है, इसको कोई उसको मुतासिर ना कर सके। अच्छा, क्या क्या कुछ जैसे कि तारीख की किताबों से बहुत सी चीज़ें हटाई जा रही हैं, क्या आपके इल्म में है कि इन शख्सियात का, जिनका आपने नाम लिया, इन शख्सियात के बारे में भी क्या टेक्स्ट बुक से निकालने का कुछ काम हो रहा है कुछ स्टेट्स में? अभी क्या सूरत हाल है? चूँकि नई एजुकेशन पॉलिसी और नया करिकुलम और इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें बहुत सी चीज़ें तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। क्या आपके नोटिस में है क्या कुछ इस तरह की कुछ? देखिए, ये तो एक प्रोसेस है, जिसमें ऐसा नहीं है कि एक दिन में काम हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है इस काम को। और देखिए, जिसमें क्या है, बहुत सारी चीजों का तस्करा ऐसा है कि जिसको कम कर दिया है। वो जो मिडाइवल पीरियड का जो तस्करा है, जिससे मुसलमानों का तस्करा आता है, वो हिस्ट्री की किताबों में कम कर दिया गया है। लेकिन अभी जो रिसेंट हिस्ट्री है उसमें ज्यादा इसमें कोई ऐसी तब्दीली वाकई नहीं हुई है। लेकिन ये चूंकि ऑन गोइंग प्रोसेस है तो किया जाएगा उसके बारे में भी, यानी उसमें एजेंडे में तो शामिल ही है। तो ये बहरहाल
हमारी अपनी जिम्मेदारी है काफी हद तक। यानी आपकी बात से जो एक तरह से नतीजा निकल के आ रहा है वो ये कि हमें इन बुजुर्गों को, जिन लोगों ने मुल्क की आज़ादी की तहरीक में बड़ा रोल अदा किया है, जो काबिल जिक्र नाम है, उनके ख़ास तौर पर बर्थडे या उनके इंतकाल की जो तारीख है उस पर हमें याद करना चाहिए। बुजुर्गों को याद करते रहेंगे तो उनके नज़रियात भी याद रहेंगे और उनसे कुछ ना कुछ नई नस्लें सीखती भी रहेंगी। आखिर में कुछ और कहना चाहें, कुछ मशवरे के तौर पर यानी मुल्क के लोगों को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे अजदाद की, हमारे फोरफादर्स की जो कुर्बानियाँ हैं, वो कौम के लिए भी थी, मुल्क के लिए भी थी। हमें दोनों लेवल पर उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, याद करना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उनको याद कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे सेलिब्रेट करें या ना करें, उनके बारे में लिखें या ना लिखें, उनको भूल जाएँ। लेकिन कम से कम आप तो उनके बारे में उनकी बायोग्राफ़ीज़ आती रहें, उनके ऊपर मज़ामीन आते रहें, उनके ऊपर जो किताबें शाये हुई हैं, जो अब नहीं अवेलेबल हैं, वो दोबारा कैसे शाये की जाएँ। देखिए, एक ज़माने में ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में हमारे उन बुज़ुर्गों की याददाश्त के लिए कुछ नहीं किया गया। अब पीआईबी ने तकरीबन हर बड़ी शख्सियत के बारे में किताबें लिखी हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बायोग्राफ़ी लिखी हुई है। फिर मोहम्मद अली जौहर के बारे में लिखा हुआ है। आसिफ अली खान की बायोग्राफ़ी उसने शाया कर रखी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स के अंदर के तहत। तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर उन चीज़ों को हम या तो अंग्रेज़ी में दोबारा शाया करवाएँ, उनको उसका तर्जुमा कराएँ उर्दू में, हिंदी में, दूसरी रीजनल ज़ुबानों में, नई किताबें लिखवाएँ। हमारे ये एक बदकिस्मती से ये काम हुआ है कि हमने अपने खुद जो पास्ट था, अपने खुद जो हमारा हेरिटेज है, हमारे जो खुद हीरोज़ हैं, उसको हमने फ़रामोश कर दिया है। तो इसका मैं ठीकरा जो दूसरों के सर पे क्यों फोड़ूँ? हमें तो खुद अपने आप को देखिए, अगर आपका घर खराब हो रहा है, तो आप अपने घर की रिपेयरिंग तो खुद ही कराएँगे। दरवाज़ा अगर खराब हो रहा है, दरवाज़ा आप खुद ठीक कराएँगे। मैंने छोटा-सा जो मिसाल दी है वो सिर्फ़ इसलिए कि कोई नहीं करा था और ख़ास तौर पे इन ख़ास हालात में जो अभी चल रहे हैं, उसमें ये तवक्को ही बिल्कुल फ़ुज़ूल है कि कोई दूसरा करेगा। तो हमारे अपने इदारे होने चाहिए जो उन चीज़ों पर तवज्जो दें, उन चीज़ों पर किताबें लिखें, लिखवाएँ, उसको जब कोई कितनी कोशिश कर ले, आपकी हिस्ट्री जो है वो तो इट्स नॉट गोइंग टू बी फॉरगॉटन। उसको कोई फ़रामोश नहीं कर सकता। कुर्बानियाँ बहुत बड़ी हैं, मामूली कुर्बानियाँ नहीं हैं। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सैयद उबैदुर रहमान साहब, आपने हमें वक़्त दिया। और इस वक़्त चूँकि पूरा मुल्क आज़ादी के जश्न की तैयारी में है, इसलिए ये मालूमात हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि पसंद आई होगी। और आप लोग अपनी राय, अपना मशवरा कमेंट्स में लिखें और बताएँ कि और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम मुहैया करा सकते हैं सैयद उबैदुर रहमान साहब से। और आइंदा फिर हम कुछ इस किस्म के मौज़ूआत पर फिर बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया उबैदुर रहमान साहब, आपने वक़्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।